नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में चकवा के बहुत ज़्यादा चर्चे होते हैं। माना जाता है ये एक बहुत ही खतरनाक एंटिटी होती है जो कई बार लोगों के दिमाग को वश में करके ऐसी ऐसी चीज़ें भी दिखा सकती है, ऐसी ऐसी चीज़ें भी सुना सकती है जिसका वास्तविक दुनिया से कोई भी 1% भी लेना देना नहीं होता है। ये एक बहुत ही ताकतवर शैतानी एंटिटी मानी जाती है। इसे कई सारे किस्से दुनिया में घटते रहते हैं। आज जिस घटना की कहानी लेकर आए हैं, इस घटना में दामोदर के साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। चलिए जिया की जुबानी उसी चकवा की कहानी डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी है दामोदर के साथ, ये कोकण के अंदर एक छोटे से गांव का रहने वाला है। वहीं पर बचपन से पला बड़ा था, उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक ही कट रही थी क्योंकि उसके घर पे उसके पिताजी नहीं थे, उसकी आई थी सिर्फ, और उसके जो आजी और उसके दादा हैं यही लोग थे घर पे। और बचपन से बहुत मुश्किल से खेती बाड़ी करके इसको पढ़ाए लिखाए थे। जो आसपास के शहर है वहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था, और जब इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी तो इसने पुणे शहर में एक नौकरी करना चालू कर दिया। जब बड़ा हो गया तो पुणे में नौकरी कर रहा है और अपने गांव में अपने घर पर अपनी आई आजी बाकी लोगों के लिए भेज रहा है पैसे वैसे। तो सब बहुत खुश हो गए और सबकी जो तकलीफ़ थी वो भी कम हो गई क्योंकि खेत में जो फसलें उगती थी पहले उससे इनका घर चलता था, लेकिन अब इनको कुछ खाना पीना भी है, कुछ भी करना है तो पैसा लड़का भेज रहा है तो उससे इनका सब कुछ निकल जाया करता था। और ये भी पुणे शहर में बहुत अच्छी तरह से खुद को मैनेज कर लिया था। वहाँ पे उसके बहुत दोस्त यार बन गए हैं, बहुत लोगों से दोस्ती हो गई, बहुत घूमना फिरना कर रहा है, पार्टी एंजॉय भी कर रहा है थोड़ा बहुत, कहीं मूवीज़ देखने चले गया, कहीं पर भी चलेगा। मतलब इसकी ज़िंदगी बहुत शॉर्टेड हो गई थी और ये भूल चुका था कि मैं एक छोटे से गांव से, एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बहुत कम ये अपने गांव जाया करता था और अभी लगभग 3 साल हो गए थे वो अपने गांव नहीं गया था। उसके घर वाले उसको फ़ोन करते थे उस टाइम पे ना, वो छोटा वाला जो बटन वाला फ़ोन होता है वो चलता था। 2007-8 के करीब की बात हो गई है। 2008 के टाइम पे वो बटन वाला फ़ोन चलता था जो उसने अपने घर पे भी एक दिला के रखा था, एक अपने पास भी रखा था। तो वो वाले फ़ोन पे अपने घर वालों को फ़ोन करता था और बताता था कि मैं अब आऊँगा, पैसे भेजा हूँ तो बैंक जाके निकाल लेना, ये करना वो करना, सारी चीज़ें फ़ोन पे बात होती थी। 3 साल से ये गाँव नहीं गया है। फ़ोन पे तो बात हो रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इसकी आई की तबीयत ख़राब हो जाती है। 3 साल से घर वालों ने इसको देखे नहीं, इसका मुंह नहीं देखे। ये फ़ोन करता है, बात होती है तो उसकी आजी दादा सब लोग बताते हैं कि आई की तबीयत ख़राब हो गई है। तो वो बोलता है कि कैसे, क्या हो गया, हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए, डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके गए। तो सब लोग बोलते हैं कि डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कमज़ोरी से शरीर में ज़्यादा हो गई है और तबीयत अलग लेवल से ख़राब हो गई है। बेचारी उठ नहीं पाती है ज़्यादा, खेत वेत में भी काम नहीं कर पाती है, कुछ नहीं कर पाती है। तो दामोदर बोलता भी है कि खेत में काम करने की ज़रूरत क्या है, पैसे तो भेज रहा हूँ ना मैं आपको, आई को, किसी को भी मेहनत करने की क्यों ज़रूरत है अब, और अच्छी खासी सैलरी है मेरी, तो आप टेंशन मत लो, मैं पैसे भेजता हूँ, वापस से कल जाके बैंक में पैसे भेजता हूँ, जो भी पैसे चाहिए निकालो और अच्छे अस्पताल में जाके अच्छे से आई का ट्रीटमेंट करवाओ। लेकिन जो आजी थी इसकी दादी, वो क्या बोलती है कि बेटा वो तो हम करवा ही लेंगे, और जो तूने पिछली बार पैसा भेजा था वो पैसे तो है ही अभी हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तेरी आई तेरे को बहुत याद कर रही है, उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है और बोल रही है कि एक बार दामोदर को देखना चाहती हूँ। तो इकलौता लड़का है और तो 3 साल से घर पे नहीं आया, हम लोग तो चलो कैसे कैसे बर्दाश्त कर लेंगे, वो तेरी माँ है, वो तुझे बिना देखे अजीब सी हो गई है। बेटा तू एक काम कर, तू आ जा गाँव, एक बार थोड़ा घूम लेगा, थोड़ा अपनी आई को देख लेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा, वो भी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो ये बोलता है अरे यार मेरे को तो छुट्टी भी मिलनी चाहिए ना, 25-26 साल की उम्र थी इसकी, और उस टाइम पे जो ये अय्याशी कर रहा था ना उसकी वजह से इसको गाँव आने का मन नहीं करता था, तभी तो 3 साल से नहीं गया था वो। तो बोलता है कि अच्छा मैं अपने ऑफिस में, कंपनी में बात करता हूँ, अगर मेरे को छुट्टी मिलता है तो मैं आऊँगा, कोई आप इतना टेंशन मत लो। आजी को ऐसा बोला और अब गहन सोच में लग जाता है
अपने दोस्तों के साथ टपरी पे चाय पी रहा होता है शाम के टाइम में ऑफिस छूटने के बाद, और ऐसी डिस्कशन करते करते बोलता है कि आई की तबीयत ख़राब है यार, और बुला रहे हैं सब लोग, मेरे को जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो दोस्त लोग बोलते हैं हाँ भाई, तेरी आई की तबीयत ख़राब, तो जा क्यों नहीं रहा है, और तू 3 साल से अपने गाँव नहीं गया है, चले जाना, क्या हो जाएगा। दामोदर बोलता है कि छुट्टी अप्लाई तो करनी पड़ेगी ना, कम से कम 8-10 दिन तो लगेंगे ही सब कुछ ठीक ठाक होने में, तो उतने दिन की छुट्टी मिलेगी। तो वो लोग बोलते हैं हम भी बात कर लेंगे, तो भी बात कर, ऑफिस में मिल जाएगी छुट्टी, चिंता मत कर इतना। ये लोग दूसरे दिन ऑफिस जाते हैं और दामोदर छुट्टी अप्लाई करता है, उसको छुट्टी मिल भी जाती है। अब वो पुणे से एक पर्टिकुलर बस लेने वाला था, जो बस उसके गांव के पास तक जाने वाली थी। वो क्या करता है कि वो बस लेता है लगभग दोपहर के टाइम में, दोपहर के टाइम बस लिया और वो बस में बैठा, काफ़ी सारे लोग बैठे जो कि कोंकण के और भी छोटे छोटे गाँव में जाने वाले थे, उसके गांव के पास के जो भी और गांव थे उधर जाने वाले थे। ये बस में बैठा हुआ है और लगभग 4-4:30 बजे का टाइम हो रहा होगा शाम का, अचानक से बस ख़राब हो जाती है। जितने पैसेंजर बैठे सब चिंता में आ गए कि क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा। तो बस ड्राइवर कंडक्टर बोलते कुछ नहीं है, उसका आगे का टायर ही कुछ हुआ है ना, हम दूसरा टायर चेंज कर देंगे, हम बना लेंगे, आधे 1 घंटे लगेंगे, कर लेंगे। वो लोग टायर वायर चेंज करने थोड़ी बहुत चीज़ों में लग जाते हैं और काफ़ी टाइम बीत जाता है। इसको लगभग शाम के 5-5:30 बजे करीब अपने गांव के पास तक पहुंचना था, और ये अपने गांव के पास तक पहुंचता है लगभग रात के 9 बजे करीब। लेट हो गया क्योंकि ऐसे एन मोमेंट पे ही बस भी ख़राब हो गई थी। वो अब एकदम वो हो गया टेंशन में कि मैं क्या करूँगा, अंधेरा रहेगा, कैसे कैसे गांव जाऊँगा, थोड़ी चिंता हो रही है। लेकिन इतना नहीं सोचता पहुँच ही गया हूँ गांव के पास तक, तो अपने गांव भी पहुँच ही जाऊँगा। ये गांव के पास एक बस स्टैंड था जहाँ पे इसकी बस रुकी और दूसरे गांव की तरफ निकल गई। और ये गांव के बस स्टैंड के पास से 2 रास्ता हुआ करता था इसके गांव जाने के लिए। एक रास्ता था शॉर्टकट वाला जो जंगल के बीचों बीच गुजरता था, और एक रास्ता था जो खेतों के बीचों बीच गुजरता था। लेकिन जो खेत वाला एरिया था ना, उसका मतलब वो था, रोड अच्छी नहीं थी और थोड़ा दूर भी था, तो कई बार उधर पैर वैर फिसलने का, और ये बारिश का टाइम चल रहा था, बारिश अच्छी खासी हो रही थी, तो पैर वैर फिसल के या कीचड़ में या दलदल में पैर फंसने का डर भी था उसको खेत वाले एरिया से। तो सोचता है कि मैं तो जंगल वाले एरिया से निकल जाऊंगा, उधर तो पतली सी एक प्रॉपर रोड भी है। ये बस स्टैंड से अभी जा ही रहा होता है, बस स्टैंड के पास ही एक चाय की टपरी थी जहाँ पे एक अंकल है, जो अंकल चाय की टपरी बंद कर रहे थे अपनी। वो अंकल के पास जाता है, बोलते हैं काकू आप क्या कर रहे हो, मतलब चाय वाय मिल जाएगी अभी। तो काकू बोलते हैं कि नहीं अभी चाय तो अभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैं टपरी बंद कर रहा हूँ, तू तो देख ही रहा है बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है और तू इतना लेट किधर से आ रहा है। तो दामोदर बताता है कि मैं ये बस से आया और यहाँ पे उतरा, बस लेट हो गई थी, मैं ये गांव में जा रहा हूँ, गांव का नाम बताता है। तो आदमी बोलता है अंकल कि बेटा तू क्या कर रहा है, तू क्यों पागल हो गया है क्या, तू अभी मत जा, हो सके तो तू इधर ही कहीं रुक जा, कहीं पे पास वाले शहर में चले जा, वहाँ पे होटल लेके रुक जा, लेकिन तू जंगल वाले रास्ते से अपने गांव क्यों जा रहा है। तो दामोदर बोलता है अरे काकू जाना तो पड़ेगा ही ना, क्या कर सकते हैं, अभी मेरी आई भी बीमार है, बारिश भी हो रही है, छाता तो लिया हूँ ना, जंगल वाले रास्ते से निकल जाऊँगा। तो अंकल बोलते हैं कि बेटा वो जंगल कहीं से भी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तुझे क्या पता नहीं है कि उस जंगल में चकवा घूमता है। ये बोलता है चकवा, अरे हाँ काकू मैंने बचपन से सुना हूँ, बहुत सारे लोग कहानियाँ सुनाते हैं, आजी भी सुनाती थी जब मैं छोटा हुआ करता था, आई ने भी सुनाई है। हाँ चकवा को सुना तो है मैंने, लेकिन यार कैसे 2008 का टाइम हो रहा है, इस ज़माने में आप मतलब टीवी भी है, अपने पास छोटे छोटे फ़ोन भी हैं, सब कुछ है, आप इस ज़माने में चकवा, भूत प्रेत, पिशाच, ये सब चीज़ों की बातें कैसे कर सकते हो, ऐसा थोड़ी होता है, कोई भूत वूत नहीं होते हैं। तो अंकल बोलते हैं बेटा देख, चकवा से बचने के लिए इंसान के पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, या तो हनुमान जी का लॉकेट, किसी भगवान का लॉकेट, या तो नींबू मिर्ची, या तो लोहे का कीला, लोहे का। ये 3 चीज़ नहीं हुई
तो इंसान उसके भ्रम जाल से बाहर नहीं निकल सकता। एक बार उसके भ्रम में फंस गया तो वो पूरी तरह से बर्बाद होके ख़त्म हो सकता है, लेकिन उसके भ्रम जाल से बाहर नहीं निकल सकता। ये बोलता है ठीक है काकू, ठीक है, आप अपना दुकान उकान बंद करो, आप तो यही गांव के हो ना, इधर के हो ना। वो बोलता है कि हाँ। तो बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद, आपने मेरे को बताया ये सब, मैं जा रहा हूँ। ये जंगल वाले रास्ते में ही एंटर कर जाता है, उस रास्ते से अपने गांव जाने के लिए। इसके पास एक छोटा सा टॉर्च भी इसने अपने बैग में रखा था, लेकिन अभी वो जो छोटा सा फ़ोन है उसका भी ऐसे पतला सा यहाँ पे फ्लैश लाइट जलता था वो वाले फ़ोन में, तो वो फ़ोन का फ्लैश लाइट जला के रखा है और ऐसे लेके जंगल वाले रास्ते से, बारिश झमझम झमझम करके हो रही है, बिजली कड़क रही है, वो जंगल वाले रास्ते से आराम आराम से जा रहा है। इस तरफ भी पेड़ ही पेड़ है, इस तरफ भी घने घने पेड़ है और बीच में पतली सी सड़क है। उस पतली सड़क से जा रहा, छाता हाथ में ऐसे लिया हुआ है, फ्लैश लाइट ऐसे जलाया हुआ है, ऐसे जा रहा है। जाते जाते अचानक से रोड के बीचों बीच उसे एक खरगोश दिखाई देता है, सफ़ेद कलर का खरगोश, जो उसको एकदम ध्यान से उसको देख रहा है। ये उसकी तरफ देखता है, उसकी लाल लाल चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। ये खरगोश को देखता है और खरगोश इसको देखता है और देख के वो कहीं भाग जाता है। इसको लगता है कि ये खरगोश भी क्या इंसानों को देख के ऐसे इंसानों जैसा रिएक्ट कर रहे हैं, कि जैसे कि इंसानों को देख के ऐसे आँख फाड़ लेते हैं, वैसे खरगोश भी आँख फाड़ के देख के गया मेरे को। इसको थोड़ी सी हंसी आती है और वापस से सीधे सीधे रोड से वो जाने लगता है। उस रोड से वो गया 15 मिनट बीत गए। वापस से क्या नोटिस करता है कि मैं जिस रोड से जहाँ से जा रहा हूँ, मैं तो वहीं पर वापस आ गया। ये सोचता नहीं, मेरा वहम होगा, बारिश हो रही है, बहुत धुंधलापन है, मेरा वहम होगा, मैं वहाँ वापस नहीं आ सकता। वापस चलना स्टार्ट करता है, 20 मिनट तक करीब और चलता है, वापस से वो खुद को वहीं पाता है। अब थोड़ा शौक होता है, वहीं तो पाता है, लेकिन वो खरगोश भी उसको वहीं दिखाई देता है। और इस बार खरगोश ऐसे 2 पैरों पे खड़ा है, जैसे इंसान खड़े होते हैं ना, जैसे 2 पैरों पे खड़ा है और इसी को घूर घूर देख रहा है। उसकी आंख लाल लाल चमक रही है, खरगोशों की लाल लाल आंखें भी होती है, तो उसी को देख रहा है, घूर घूर के देख रहा है। और घूर घूर देख इस तरह से देख रहा है जैसे कि वो खरगोश उसको रास्ता बताना चाह रहा हो। इसको ध्यान से घूर के देखता है और एक रास्ते की तरफ खरगोश भागते हुए जाता है। इसको लगता है कि जानवर भी कई बार मदद कर सकते हैं, मैं रास्ता भटक गया हूँ बारिश के टाइम में, शायद खरगोश मुझे कोई रास्ता दिखा रहा है। वो जिस तरफ खरगोश जाता है ना, उसी रास्ते की तरफ वो बढ़ चलता है। चल रहा चलते एक अलग ही जगह पर पहुंच गया। जंगल है, पूरा प्रॉपर जंगल के बीचों बीच। उसकी जो बैटरी है ना मोबाइल की, वो भी ड्रेन होने लगी, बैटरी भी सिर्फ 5% बची है। वो सोचता है कि मोबाइल रख के टॉर्च निकाल लेता हूँ। टॉर्च निकाल लिया है, टॉर्च ऐसे जला लिया है और उसी रास्ते पे बढ़ रहा है, जंगल वाले रास्ते पे। उसको लग रहा है कि अब तो कोई छोर मिलेगा, अब तो मैं अपने गांव वाले रास्ते में एंटर करूँगा। तभी अचानक से एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ। मराठी में बोल रही है, पूरा मराठी में बोल रही है, मुझे बचा लो, ऐसा बोल रही है। और इसको लगता है कि कौन सी औरत है, जंगल के बीच वो चिल्ला रही है। जिस तरफ से आवाज़ आ रही है, अपना टॉर्च लेके वो उस तरफ ही बढ़ता है आगे। टॉर्च लेके आगे बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते काफ़ी आगे पहुंचता है। एक औरत इसको दिखाई तो देती है, लेकिन जैसे ही उस औरत के पास तक पहुंचता है, अचानक से बारिश में, धुंध में वो औरत पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। ये थोड़ा डर जाता है। पहली बार इसके शरीर में एक ठंडक की लहर दौड़ी, घबरा गया, अजीब सा घबरा गया, और वहाँ से थोड़ा और तेज़ कदमों से आगे बढ़ने लगता है। इसको इसके पीछे से ही ऐसा करके हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, अजीब सी, पतली सी, चुभने वाली आवाज़। लेकिन ये पीछे मुड़ के नहीं देखता है। इतनी तेज़ आवाज़ आ रही, चुभने वाली इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, ही करके एकदम इसके पीछे से वापस पलट के देख ही लेता, कंट्रोल नहीं होता है, कोई भी नहीं था। और जैसे ही वापस पलट के देखता है, फिर से फ्रंट में देखता है आगे की तरफ, वो खुद को
एक ऐसी जगह पर पाता है जहाँ पर कीचड़ कीचड़ पानी पानी है और बहुत सारे हाथ पैर ऐसे टुकड़े ही टुकड़े पड़े हैं, बहुत सारे। और सामने की तरफ उसे एक कुआं दिखाई दे रहा है। वो कुएं को ध्यान से देख ही रहा होता है, ये सब नज़ारा देख ही रहा, धक 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 डर फैला हुआ है। उसको लग रहा है कि अब मैं शायद इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। वो काकू सही बोल रहे थे, मैं इधर ही फंस के इधर ही मर जाऊंगा, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। ऐसे डर ही रहा होता है, तभी अचानक से कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और ये आवाज़ बहुत जानी पहचानी लग रही थी, बहुत ज़्यादा जानी पहचानी। वो कुएं की तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही कुएं में झांक के देखता है, उसे कुएं के अंदर उसकी आई खड़ी हुई दिखाई देती है। उसकी आई कुएं के अंदर खड़ी है और जोर जोर से रो रही है, बोल रही है, बेटा दामोदर मुझे बचा ले, बेटा ये लोग मुझे मार डालेंगे, मैं कितनी बीमार हूँ, मैं बारिश में भीग रही हूँ, मुझे बचा ले बेटा। लेकिन जैसे अपनी आई को ध्यान से देखता है, आई के पैर वैर तो उल्टे दिखाई दे रहे हैं, आई का चेहरा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके हाथ पैर और बाकी शरीर की बनावट बहुत अजीब सी है। अभी वो देख ही रहा होता आई को, अब वो समझ जाता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गया, शायद काकू सही बोल रहे थे, चकवा ने मुझे चकमा दे दिया है। वो अभी डर ही रहा होता है, अचानक से उसके दिमाग में लगता है, याद आता है कि मेरे पास ना कील है ना नींबू मिर्ची, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं क्या करूं। तभी उसे याद आता है कि मेरे गले में आई तुलजा भवानी का लॉकेट है, मेरे गले में। ऐसे पकड़ता है जोर से और आंख बंद करता है और बहुत ज़ोर से प्रार्थना करते हुए बोलता है, आई तुलजा भवानी मुझे बचा लो, कैसे भी करके मुझे बचा लो, मुझे इस चकवा से बाहर निकाल दो, इस भूत प्रेत जो भी दुनिया से बाहर निकाल दो। रो रहा है एकदम लिटरली ज़ोर ज़ोर से, और उसकी आई की आवाज़ भी कुएं के अंदर से आ रही है, बेटा मुझे बचा ले। ये प्रे कर रहा है और ये थोड़ा सा पीछे हटता है कुएं से, और जैसे ही पीछे हटता है उसे पीछे किसी की आहट महसूस होती है। और जैसे पीछे मुड़ के देखता है, एक बूढ़ी सी लाल साड़ी में औरत उसको पीछे बैठी हुई दिखाई देती है, जिसने इतनी बड़ी लाल बिंदी लगाई है और बहुत बूढ़ी है, हरी हरी चूड़ियाँ पहनी है और बैठ के लाठी लेके ऐसे बैठी हुई है। ये बहुत ज़ोर से घबराया हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा, उसको लग रहा है कि ये भी कोई भूत होता, कुछ तो है। वो बोलती है, बेटा तू बचना चाहता है, इस चकवा से बचना चाहता है, अगर तू जो चाहता है तू वो मत कर, वो तेरी आई नहीं है, तू कुएं की तरफ मत जा, और जो वो खरगोश चाहता है तो वो बिल्कुल मत कर। ये बोलता है, आप कौन हो और वो कौन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, रोते हुए बोलता है। वो बोलती है कि बेटा ये ले, हाथ में एक राख निकालती है, बोलती है हाथ में पकड़ और तू यहाँ से सीधे से चलते चलते जा, सीधे से जा, तुझे एक दरवाज़ा दिखाई देगा, उस दरवाजे को तुझे पार करना है, उसके बीच तेरी आई भी आ सकती है, वो खरगोश भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन तुझे घबराना नहीं है, उस दरवाजे को कैसे भी पार करना है। और अगर वो खरगोश अपनी अलग रूप में आया तो वो राख तो उसके ऊपर फेंक देना जो तुझे दे रही हूँ। ये अब सोचता है कि मुझे विश्वास शायद कर लेना चाहिए बूढ़ी सी औरत पे, क्योंकि वैसे ही मरूंगा वैसे भी मरूंगा, क्या कर सकता हूँ अब। वो राख लेता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते थोड़ी दूर आगे गया ही है कि उसे एक दरवाज़ा पुराना सा अजीब सा दिखाई देता है। उस दरवाजे के पास जैसे ही पहुंचता है, उसकी आई दरवाजे के बाजू में खड़ी हुई दिखाई देती है, बोलती है, बेटा मुझे बचा ले, वो चकवा मुझे मार डालेगा, बेटा मुझे बचा ले। लेकिन लगता है दामोदर को कि नहीं, मेरी आई नहीं हो सकती, मेरी आई यहाँ क्या करेगी, वो तो बहुत बीमार है, उठ भी नहीं सकती, मेरी आजी ऐसा बता रही थी। उसके दिमाग में ऐसा आता है, और जैसे वो दरवाजे के पास पहुँचता है, उसे दरवाजे के पीछे वही खरगोश दिखाई देता है, दो पैरों पे खड़े हुए, और दो पैरों पे खड़े हुए देखता है, ये देखते ही देखते अजीब सा राक्षस टाइप उसे दिखाई देने लगता है, और वो दरवाजे के पास से हट नहीं रहा है। ये इतनी ज़ोर से घबराया, उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा। ऐसे तुलजा भवानी का लॉकेट पकड़ता है और जो राख हाथ में रखा है वो ज़ोर से उस राक्षसी खरगोश के ऊपर फेंक देता है, और जैसे ही फेंकता है उसकी आँख के सामने होता है अंधेरा और वो गिर के बेहोश।
अब सुबह के टाइम उसकी आँख खुलती है, वो अपने आप को अपने गांव वाले रोड पे पाता है, जहाँ पे उसके गांव के सरपंच और भी आदमी लोग सब लोग खड़े हुए हैं, वहीं पे खटिया पे लिटाए हुए हैं, और वो अपने आप को वहाँ पड़ा हुआ पाता है। रोते रोते बोलता है कि मैं यहाँ कैसे आया, मैं क्या हो गया। तो सरपंच और बाकी लोग बोलते हैं कि तू 3 दिन से बेहोश है, तुझे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत झाड़ फूँक भी करवाए, तेरे घर वाले लोग भी तुझे देखने आते हैं, लेकिन गांव के लोग कोई श्राप ना हो इसकी वजह से गांव के अंदर अभी तक लेके नहीं गए हैं कि क्या हुआ था। फिर ये सब कुछ बताता है, तांत्रिक बाबा आते हैं, झाड़ फूँक करते हैं और बोलते हैं कि वो वापस आएगा, वापस तुझे चकवा चकमा देने आएगा, लेकिन तुझे उसके भ्रम जाल में नहीं फंसना है बेटा, तू अपने घर जा और रात में कभी भी उस जंगल की तरफ वापस से मत चले जाना। ये अपने घर जाता है, आई थोड़ी बहुत ठीक थी, आजी दादा सब लोग अब उसका इलाज करवाते हैं और वो ठीक होता है। 8-10 दिन की छुट्टी लेके रखा ही था। एक दिन रात के टाइम में ऐसे ही लेटा हुआ था अपने कमरे में, उससे उसके कमरे के बाहर से कुछ तो अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो खिड़की के पास खड़े होकर देखता है तो क्या पाता है कि वही जंगल वाला खरगोश 2 पैर पे खड़े होकर उसको देख रहा है। वो समझ जाता है कि वही चकवा है, वापस से आया है मेरे पास मुझे अपने भ्रम जाल में फंसाने के लिए। वो लॉकेट पकड़ता है और तुलजा भवानी का नाम लेता है और जाके मंत्र पढ़ते पढ़ते सो जाता है, और उसके बाद वो चकवा या वो खरगोश उसको कभी दिखाई नहीं दिया। वो कुछ दिन तक अपने गांव रहता है, उसके बाद फिर पुणे जाता है, लेकिन कभी भी वो उस जंगल वाले रास्ते में दिन में भी नहीं आया, रात तो बहुत दूर की बात है। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली फिर? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी ये जो अपना दामोदर है ना, उसके ही एक दोस्त के लड़के आदित्य ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत ही अच्छी सीख और मनोरंजन जो मिल गया। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम में लिखकर भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट कर लेना। कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी लेना। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।